बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो सबसे दिलचस्प तारीख़ हिंद को पाएंगे। हिंदुस्तान, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह शामिल थे, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सोना, चांदी और हीरे जवाहरात बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से होता है कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लूट मार की तो यहाँ से तकरीबन 16 खरब डॉलर का सोना लूटा। यही वजह थी कि बहुत से बादशाहों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए जंगें लड़ी। इनमें से कुछ बादशाह कामयाब हुए जो बाद में शहंशाह हिंदुस्तान बने। इन्हीं बादशाहों में से एक बादशाह अमीर तैमूर भी था। अमीर तैमूर 1336 को उज़्बेकिस्तान के मौजूदा शहर समरकंद में पैदा हुआ। अमीर तैमूर एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो पैदाशी तौर पर लंगड़ा भी था, मगर उसकी बहादुरी और जवामर्दी ने उसे तारीख़ का एक अजीम बादशाह बना दिया। पैदाश के वक्त उनको तैमूर का नाम दिया गया, जिसका लफ्ज़ी मतलब बनता है लोहा। आज की तारीख़ में उसका नाम सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान जैसे रहनुमाओं के साथ लिया जाता है। अमीर तैमूर के दुश्मन उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे तैमूर लंग यानी लंगड़ा भी कहा करते थे। ये एक टांग से लंगड़ा कहलाने वाला अजीम फातेह या बहरेम कातिल, जो इंसानों की खोपड़ियों का मीनार देखकर खुश होता था, कहा जाता है कि इसने कई लाख लोगों का कत्लेआम किया। सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान को अपने से कम तर ताकतों से मुकाबला करना पड़ा, जबकि अमीर तैमूर ने हमेशा खुद से कई गुना बड़ी फ़ौज और मुमलकत को शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया और इसकी तकरीबन सारी उम्र जंगी मुहिमात में गुजरी। तैमूर ने 3 साल में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। तैमूर एक तुर्क कबीले बरलास से ताल्लुक़ रखते थे, जिसका चंगेज़ खान के ख़ानदान से करीबी ताल्लुक़ था। तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में 42 मुल्क फ़तह किए। वो दुनिया के चंद नादर लोगों में भी शामिल होता है। तैमूर की एक ख़ास बात यह थी कि वो एक वक्त में अपने दोनों हाथों से काम ले सकता था। वो एक हाथ में तलवार उठाता था और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। तख्त नशीन होने के बाद तैमूर ने उन तमाम इलाकों और मुल्कों पर कब्ज़ा करना अपना हक और मकसद करार दिया जिन पर चंगेज़ खान की औलाद हुकूमत करती थी। इस गरज से उसने फतूहात और लश्कर कशी के ऐसे सिलसिले का आगाज़ किया जो उसकी मौत तक पूरे 37 साल जारी रहा। तैमूर के इब्तदाई चंद साल चौथाई सुल्तनत की बाकी मांदा हिस्सों पर कब्ज़ा करने में सर्फ हो गए। तैमूर ने 1374 में काशगर पर कब्ज़ा किया और उसके बाद ख्वारिज़्म पर कब्ज़ा किया गया। इसके बाद उसने हरासान का रुख किया। 1381 में हरात के ख़ानदान करहत को इताअत पर मजबूर किया। अगले साल निशापुर और उसके नवा में और 1383 में कंधार और सीस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। 1386 में तैमूर ने ईरान की मुहिम का आगाज़ किया और इस मुहिम के दौरान आज़रबाईजान तक पूरे शुमाली ईरान पर काबज़ हो गया। इस मुहिम के दौरान में उसने गर्जिस्तान पर भी कब्ज़ा किया। तैमूर ने 1392 में ईरान में नई लश्कर कशी का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान हमदान, अस्फ़हान और शिराज फ़तह किया। आल मुज़फ़्फ़र की हुकूमत का खात्मा किया। बगदाद और इराक़ से अहमद जलायर को बेदखल कर दिया। इस तरह वह पूरे ईरान और इराक़ पर काबज़ हो गया। 1398 में तैमूर हिंदुस्तान को फ़तह करने के इरादे से रवाना हुआ। मुल्तान और दीपालपुर से होता हुआ दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचा। उस वक्त दिल्ली के शाह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के पास हाथियों की एक बहुत बड़ी और मजबूत फ़ौज थी। कहा जाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। साथ ही दिल्ली की फ़ौज भी काफ़ी बड़ी थी। रास्ते में उन्होंने अस्पंदी नाम के एक गांव के पास पड़ाव डाला। यहाँ तैमूर ने लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए सभी को लूट लिया और गांव के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। इस तरह रास्ते में जो आया उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। फिर तैमूर की फ़ौज ने पानीपत का रुख किया। पंजाब के समाना कस्बे, अस्पंदी गांव और हरियाणा के खैतल में खून खराबे की खबर सुनकर पानीपत के लोग पहले ही शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ फरार हो गए। पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस करने का हुक्म दे दिया। रास्ते में लोई के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की नाकाम कोशिश की। अब तक तैमूर के पास तकरीबन 1 लाख कैदी थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से कबल उसने उन सब को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसने ये भी हुक्म सादर किया कि अगर कोई फ़ौजी बेकसूर लोगों को कत्ल करने से हिचकिचाए तो उसे भी कत्ल कर दिया जाए। अगले दिन ही दिल्ली पर हमला करके नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को आसानी से शिकस्त दे दी
محمود ڈر کر دلی چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپا۔ 4 دن میں سارا شہر خون سے لت پت ہو گیا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں پر بھی تیمور لنگ نے قتل عام کی نئی تاریخ رقم کی۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، حمادہ، حمص اور دیگر علاقوں کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے حکمران تھے، نے احمد جلائر اور قرہ یوسف کے کہنے پر، جو اس کے پاس پناہ گزین تھے، ایشیائی کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ بول دیا۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ بایزید یلدرم اس وقت قسطنطنیہ، موجودہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کی حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی، جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید یلدرم کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا۔ سردیاں شباب پر تھی اور تیمور بوڑھا تھا۔ سیر دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا، جب وہ اترار پہنچا، موت نے بھی تعاقب جاری رکھا اور حدود چین میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ 18 فروری 1405 کو وہ چین کے دریائے سیہون کے کنارے شدید سردی کے عالم میں اور سکتے کی حالت میں 70 سال کی عمر میں بایاں ہاتھ سے تلوار چلانے والے اور لکھنے والے تیمور لنگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو چکا تھا اور دایاں پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے مخالفین اس کو حقارت سے تیمور لنگ کہتے تھے۔ تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اس خداداد صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا۔